हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंजक्शन। तो कंजक्शन को स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन वो शब्द या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन क्या है? कंजक्शन दो शब्दों हो, चाहे दो शब्द समूह हो, चाहे दो वाक्य हो, मतलब ये वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। जैसे ए गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर एंड जो है ना वो क्या कर रहा है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, गुड और इंटेलिजेंट को। अ न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट, तो यहाँ पर ये दो फ्रेजेज को जोड़ रहा है। यू सिंग बट सी डांस, यहाँ पर सेंटेंसेज को जोड़ने का काम कर रहा है। सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन एंड देयर यूजेज, कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है और उसके हम यूजेज के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे नॉट ओनली के बाद बट एल्सो आता है, आइदर के बाद और आता है तथा नाइदर के बाद नॉर आता है। ये हमेशा याद रखना है, इसी को लेकर एरर दिए जाते हैं। जैसे नॉट ओनली दीपक बट एल्सो मोती कैन डू इट, नॉट ओनली दीपक बट एल्सो मोती कैन डू इट, ठीक है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से ही इसका कंपैरिजन हुआ। आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट एल्सो मोती, आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट एल्सो मोती, यहाँ पर दीपक जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसकी तुलना ऑब्जेक्ट से ही हो गई यहाँ पर। मतलब ये हमें याद रखना है कि नॉट ओनली और बट एल्सो के बाद जो नाउन आने वाले हैं वो सेम ही फेज में होना चाहिए। ही विल नॉट ओनली गो बट एल्सो एल्सो स्टे देयर, तो यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पर वर्ब है तो उसके साथ ना वर्ब वाला एक्सप्रेशन ही आएगा। इसी प्रकार आइदर और नाइदर नॉर के साथ ही है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम। ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी, तो यहाँ पर देखिए आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, एल्स नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, आइदर और हो जाएगा। फिर नॉट ओनली बट एल्सो पर बहुतायत प्रॉब्लम अनरिलेटेड तथ्यों को जोड़कर दिए जाते हैं। इस पर देख लेते हैं। नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट एल्सो स्टेज देयर, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट एल्सो स्टे देयर, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि बट एल्सो के बाद क्या है, स्टे है, मतलब वर्ब है, जबकि यहाँ पर नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। तो ही नॉट ओनली गोज टू माई हाउस बट एल्सो स्टे देयर होगा इसका। अब आगे देखते हैं। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन ए हॉस्पिटल बट एल्सो एन इन, अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमें हमेशा क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो बट एल्सो एन इन मतलब ये एक क्या क्या है, नाउन से पहले आया तो हम वो जो नॉट ओनली है वो भी एक नाउन के पहले ही आना चाहिए। तो ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट एल्सो एन इन, मतलब यहाँ पर ए हॉस्पिटल से पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखते हैं। नॉट ओनली ही हैज़ ओपेंड अ होटल बट ही हैज़ एल्सो ओपेंड अ हॉस्पिटल, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ही नॉट ओनली ही हैज़ ओपेंड अ हॉस्पिटल बट ही हैज़ ऑल्सो ओपेंड अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ना, नॉट ओनली ही हैज़ ओपेंड अ हॉस्पिटल बट ही हैज़ ऑल्सो ओपेंड अ हॉस्पिटल, यहाँ पर अब ये हमें इसको सुधारना होगा। तो सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, तो नॉट ओनली है तो इसके साथ हमने पहले क्या करते हैं, वर्ब को ले आते हैं। जैसे नॉट ओनली हैज़ ही ओपेंड अ हॉस्टल बट नहीं, तो बट हैज़ ही आल्सो ओपेंड अ हॉस्पिटल, ये बेटर होगा। नहीं तो दूसरे तरीका क्या है, यहाँ पर नॉट ओनली हैज़ बट आल्सो ओपेंड, इस वाक्य में संतुलित हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर देखिए वाक्य में और वाक्य का सही मान ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें नॉट ओनली ही बट ही से कंस्ट्रक्शन बैलेंस मालूम पड़ता है। किंतु यदि वाक्य को गौर से देखें तो एल्सो ओपेंड का प्रयोग हुआ है, अर्थात नॉट ओनली के साथ भी वर्ब ही होना चाहिए। तो नॉट ओनली को हैज़ के बाद रख देंगे। इस प्रकार ही हैज़ नॉट ओनली ओपेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना
ये नॉट ओनली जो है ना, और यहाँ पर पहले ध्यान देना है बट एल्सो ओपेंड, ये एल्सो जो है ना, एल्सो के बाद क्या है V3, ये एल्सो के बाद V3 वर्ब का यूज हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे नॉट ओनली को भी हम V3 के पास ही रख देंगे। तो नॉट ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट ओनली ओपेंड अ हॉस्टल बट ही हैज़ एल्सो ओपेंड अ हॉस्पिटल, वाक्य को सही करेगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि बट और एल्सो एक साथ ही आए, इसके बीच में भी उसके बीच में भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। नोट ओनली को है, अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं। नॉट ओनली बट एल्सो के ऊपर वर्णित विभिन्न प्रयोगों के बारीकी से समझना है, और ये तो हो चुका है। अब आगे देखते हैं। दूसरा हमारा यूज है ऑल्दो, और दो के बाद एट होता है। ऑल्दो या दो के बाद एट होता है, जबकि प्रॉब्लम हमेशा बट और एल्स, तो मतलब हमें ये याद रखना है ऑल्दो और दो के बाद हमें एट का यूज करना है। ऑल्दो ही इज़ रिच बट एंड ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर बट और एंड दोनों गलत होगा। ऑल्दो ही इज़ रिच एट ही इज़ डिसऑनेस्ट। वैसे लिखने के क्रम में एट को हटा भी दिया जाता है और इसके स्थान पर एक कॉमा लगा दिया जाता है, जैसे ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ डिसऑनेस्ट। लेकिन अगर कॉमा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर एट का यूज हो जाएगा, मतलब ऑल्दो ही इज़ रिच एट ही इज़ डिसऑनेस्ट। बोथ के बाद हमेशा एंड होता है, किंतु प्रॉब्लम एज वेल एज, बोथ के बाद ये हमेशा याद रखना है कि बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। बोथ राम एज वेल एज ये गलत हो जाएगा। बोथ राम एंड श्याम मे कम टूडे। अब हम आगे देखते हैं। वेदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है। वेदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है, और इसके यूज के क्रम में वेदर के बदले हमेशा दैट या इफ़ का प्रयोग करके गलत दिया जाता है। वेदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होगा। आई डोंट नो डैट ही विल कम और नॉट। आई यहाँ पर और है ना, और तो आई डोंट नो दैट ही विल कम और नॉट, और लगा हुआ है ना, तो और लगा हुआ है तो और के साथ कौन आता है, वेदर आता है। तो यहाँ पर हमारा दैट की जगह पर क्या करना होगा, वेदर का यूज करना होगा। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। सो एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। सो एज और एज का प्रयोग, सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में किया जाता है, जबकि एज का प्रयोग अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों में किया जाता है। जैसे राम इज़ नॉट सो गुड एज यू, इसे हम ना अगर हम एज के प्रयोग करके बनाएं तो भी बनेगा। जैसे राम इज़ एज गुड एज यू या राम इज़ नॉट एज गुड एज यू। हार्डली स्कार्सली के बाद वेन का प्रयोग होता है। ये तो और महत्वपूर्ण है कि हार्डली स्कार्सली के बाद वेन का प्रयोग होता है, किंतु वेन का प्रयोग होता है। ध्यान है कि हार्डली स्कार्सली के बाद देन दैट आदि का प्रयोग नहीं हो सकता। हार्डली और स्कार्सली के बाद वेन का प्रयोग होता है। जैसे हार्डली हैड ही गोन आउट ऑफ द ऑफिस दैट ही टेलीफोन और वेल रैंक। तो यहाँ पर ये जो दैट है ना वो उसमें ही रह रहा है, डैट की जगह पर कहाँ गया, हार्डली हैड ही गोन आउट ऑफ द ऑफिस। डैट की जगह पर क्या होगा, डैट की जगह पर हम वेन का प्रयोग करेंगे या बिफोर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ना वेन का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। सेल्डम इफ़ एवर या सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। सेल्डम इफ़ एवर या सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। जैसे सेल्डम इफ़ नेवर हैव आई हर्ट यू। यहाँ देखिए सेल्डम के साथ क्या, सेल्डम इफ़ एवर या सेल्डम और नेवर, मतलब अगर इफ़ आ गया है तो एवर होगा, अगर इफ़ नहीं आ रहा है तो और नेवर हो जाएगा। तो यहाँ सेल्डम इफ़ नेवर ये गलत हो जाएगा। सेल्डम इफ़ एवर हैव आई हर्ट यू। रैदर तथा अदर के बाद दैन का प्रयोग होता है। रैदर दैन और अदर दैन ऐसे याद रखना है इसमें। जैसे आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब। आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब। तो यहाँ आई हैव नो अदर दैन होता है ना, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट दैन टू गेट अ जॉब। यहाँ पर बट की जगह पर क्या होगा, दैन का प्रयोग होगा। आई वुड रैदर हैव द बैट नॉट द बॉल, नॉट नहीं होगा। आई हैव रैदर आई हैव अ बैट दैन द बॉल।
अब देखते हैं आगे, नॉट और नेवर, नेवर के बाद और का प्रयोग होता है, नॉट और नेवर के बाद और का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम और इनवाइटेड हिम, आई हैव नॉट मेट हिम और इनवाइटेड हिम, तो नॉट और आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, मतलब यहाँ नॉट नेवर के बाद और आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड अबाउट हिम, यहाँ पर क्या है ना, ये चूँकि हम पढ़े अभी कि नेवर के बाद क्या यूज होता है, नेवर का बाद यूज होता है और नॉर का यूज नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। कंजक्शन लिस्ट के बाद एक्जुलरीज वर्ब शुड का प्रयोग होता है, किंतु इसके बाद मे विल आदि का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, नहीं लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैट या एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद डैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो, मतलब द सेम के बाद डैट का प्रयोग तब होगा जब वर्ब क्या हो, स्पष्ट हो। जैसे सी इज़ द से दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वांटेड, यहाँ पर वर्ब है जो कि स्पष्ट है। दिस इज़ द सेम काउ दैट वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे भी स्पष्ट है। किंतु एज का प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो। जैसे दिस इज़ द सेम डॉग एज माइन, यहाँ पर क्या है ना, डॉग के बाद यहाँ पर कोई वर्ब स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम एज का प्रयोग करते हैं। एज के बाद वर्ब का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं है। आधुनिक प्रयोग में एज का प्रयोग वर्ब स्पष्ट रहने पर भी होता है, किंतु मतलब ये हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि अगर अस्पष्ट है तो एज का प्रयोग होगा, अगर वर्ब स्पष्ट है तो वहाँ पर यूज होगा मतलब दैट का यूज होगा। ही इज़ द सेम मैन हु हेल्प्ड मी, ही इज़ द सेम मैन हु हेल्प्ड मी की जगह पर हु के जगह पर क्या होगा, हु के जगह पर डैट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि द सेम के बाद दैट का यूज होगा, हु का नहीं। सच के बाद एज का प्रयोग होता है, सच के बाद एज का प्रयोग होता है। जैसे ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, फिर सच के बाद एज का प्रयोग होता है यदि इसके बाद एक इन्फिनेटिव का प्रयोग हो। अगर एक इन्फिनेटिव का प्रयोग है तो भी सच के बाद एज का प्रयोग होगा। जैसे ही हर एलिमेंट वाज नॉट सच एज टू कॉज अस एंजाइटी, टू कॉज अस एंजाइटी, यहाँ पर देखिए कि सच अलग है और एज अलग है। ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर ये क्या है ना, अगर यहाँ पर नाउन इक्विवेलेंट अगर दिया गया है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि सच और एज के बीच में वो नाउन इक्विवेलेंट आता है। लेकिन अगर वो मतलब नाउन इक्विवेलेंट नहीं हो और अगर वो इन्फिनेटिव हो ना, तो दोनों साथ में आएंगे। जैसे ही हर एलिमेंट वाज नॉट सच एज टू कॉज अस एंजाइटी, आई एम नॉट सच अ फूल एज टू बिलीव दैट। अब यहाँ देखिए, आई एम नॉट सच अ फूल, यहाँ पर क्या है, एक ना यहाँ पर एक नाउन डाल दिया गया है, तो नाउन डालने की वजह से क्या हुआ, सच और एज दोनों अलग हो जाएगा। ध्यान रहे कि इन हालातों में सच के बाद दैट का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जा सकता है। सच के बाद दैट का भी प्रयोग होता है, किंतु केवल तभी जब दैट वाला क्लोज में कारण तथा जब सच वाले क्लॉज में कारण तथा दैट वाले में क्लॉज में परिणाम हो, मतलब कारण और परिणाम दिखाना हो तो सच के साथ दैट लगेगा, कारण और परिणाम दिखाना हो तो सच के साथ क्या होता है, डैट का प्रयोग होता है। जैसे देयर वाज सच अ नॉइस दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ, सच के बाद यदि वर्ब हो तो सच के बाद दैट का प्रयोग होता है। सच के बाद अगर वर्ब है तो क्या होगा, डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे सच वाज हीज बिहेवियर डैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम। अनटिल और अनलेस, अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, यह समय बताता है, जबकि अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं इफ़ नॉट, और यह शर्त बताता है। अनलेस जो होता है वो शर्त बताने के लिए आता है, जबकि अनटिल जो होता है समय बताने के लिए आता है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। वेट अनटिल आई कम बैक, प्रतीक्षा करो जब तक मैं नहीं लौट आता। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम तब तक सफल नहीं हो जाओगे यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यदि नहीं के लिए आता है अनलेस, जबकि जबकि जब तक नहीं के लिए आता है अनटिल आता है।
अब देखते हैं हम आगे। यू कैन नॉट डू वेल until you prepare yourself. You cannot do well until you prepare yourself. अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जब तक कि नहीं के लिए तो आता नहीं, ये आया नहीं, ये क्या है, यदि नहीं, मतलब यू प्रिपेयर योर सेल्फ, जब तक, यदि तुम, यू कैन नॉट डू वेल, तुम अच्छा नहीं कर सकते हो यदि तुम पढ़ोगे नहीं, मतलब यदि तुम खुद से तैयार नहीं करोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अनटिल की जगह पर अनलेस हो जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टे हेयर अनलेस सी गो बैक, यहाँ पर अनलेस का प्रयोग नहीं होगा, चूँकि यहाँ पर समय चाहिए और समय के लिए हम अनटिल का यूज करते हैं। बिकॉज सिंस एज के बाद देयर फोर सो दस आदि का प्रयोग नहीं होता है। बिकॉज हो गया, सिंस हो गया और एज हो गया, इन सब के बाद देयर फोर सो और दस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा देकर प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे बिकॉज ही केम लेट देयर फोर, या सो ही फेल्ड टू सी मी। बिकॉज, तो बिकॉज के बाद हमने क्या बोला कि दे बिकॉज ही कम लेट देयर फोर, या सो ही फेल्ड टू सी मी। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर फोर और सो का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए हो जाएगा बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड टू सी मी। कुछ किताबों में बताया गया है कि बिकॉज के बाद देयर फोर का प्रयोग ना होकर सो का प्रयोग किया जाता है, जो लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये क्या है, ये गलत सेंटेंस ऐसे में हो जाता है, क्योंकि इस केस में अगर हम देयर फोर के बाद, अगर हम बिकॉज के बाद अगर हम सो का प्रयोग करेंगे तो वो भी हमारा इरर में ही आएगा। अब हम देखते हैं आगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु इसका प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय एंड हु इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर एंड का कोई मतलब बनता नहीं है, हु किसके लिए आ रहा है, तो बॉय के लिए आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बीच प्रोनाउन में हम एंड कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। वेन, वेदर, वाई, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग आदि इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब है, और इनके पहले दैट, एज, टू आदि का प्रयोग नहीं होता है। मतलब ये जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब वेन, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ फार है ना, हाउ लॉन्ग है, इन सब के बाद हम क्या कहते हैं, दैट या एज, टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है इनके बाद। वेन विल ही कम, वो कब आएगा। आई डोंट नो द टाइम वेन ही विल कम। इस वाक्य में ये क्या है कि वेन विल ही कम, तो वेन के साथ यहाँ पर ना वेन विल ही कम, ये तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए यूज हुआ है, तो ये तो सही है। आई डोंट नो द टाइम वेन ही विल कम, यहाँ पर जो वेन है वो वेन रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ है, ये है रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, तो टाइम को बताने के लिए हम दोनों द टाइम और वेन का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। द टाइम यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, तो हम द टाइम को हटा देंगे और सीधे लिखेंगे आई डोंट नो वेन ही विल कम। अब हम देखते हैं, सी डज नॉट नो दैट वेयर मोहन लिव्स। अब यहाँ पर डैट और वेयर एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, तो यहाँ पर डैट हट जाएगा। सी डज नॉट नो वेयर मोहन लिव्स। हु, होम, बीच, होज, वाट आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पहले दैट या एज, टू का प्रयोग नहीं होता है। ही आस्क्ड मी हु, दैट का प्रयोग फिर गलत है। ही आस्क्ड मी हु ही वाज। अनलेस, अनटिल और लिस्ट के देखते हैं। अनलेस, अनटिल, लिस्ट के बाद ही, चूँकि ये तीनों जो है वो निगेटिव मीनिंग देते हैं, तो निगेटिव मीनिंग देते हैं तो स्वाभाविक है इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे अनटिल ही डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम आई विल स्टे विथ हिम, तो यहाँ पर ये डज नॉट वाला ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, अनटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम, अनटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम आई विल स्टे विथ हिम। एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, एल्स के बाद क्या होता है, बट का प्रयोग होता है। आई इंसिस्ट डैट यू टेल मी नथिंग बट द ट्रूथ। ही वांटेड नथिंग एल्स दैन। एल्स के फॉलोड बाय दैन नॉट बट। एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, नथिंग बट एंड नथिंग एल्स दैन आर द अल्टरनेटिव। आई इंसिस्ट दैट यू टेल मी नथिंग बट द ट्रूथ।
ही वांटेड नथिंग एल्स देन टू गो टू स्लीप बट ही हैड फिनिश्ड हिज नथिंग एल्स बट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है ना, नथिंग एल्स के बाद डैट का प्रयोग होता है, लेकिन अगर नथिंग उससे पहले जुड़ा हुआ है ना तो नथिंग एल्स बट गलत होगा, नथिंग एल्स बट यहाँ पर इसका प्रयोग गलत होता है। लेकिन हमें जो जो ध्यान रखना है ना वो ये रखना है कि एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, इससे लेकर आगे एक्सप्लेन किया गया होगा। जैसे यहाँ पर कि एल्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाई बट एंड नेवर बी दैन, इट इज़ नथिंग एल्स बट वैनिटी। देखिए ये चूँकि हम सब नेस्फील्ड के अनुसार जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अनुसार चलते हैं ना, तो हमें इस बात को ही ध्यान में रखना है कि एल्स के बाद बट का ही यूज होता है। भले दैन करके इरर, अगर दैन करके दिया हुआ है ना तो वो इरर ही माना जाएगा।